नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि कृषि प्रत्नेन कुर्वितः सर्व सुख संयुतः, अर्थात कृषि में किए गए प्रयत्न सर्व सुख प्रदान करते हैं। और ये बात सारगर्भित होती है क्योंकि पारंपरिक खेती, रासायनिक खेती, जैविक खेती और अब अंततोगत्वा प्राकृतिक खेती में सुधार निरंतर हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ एवं किसान प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही प्रयासरत एवं सफल किसान श्री शंकरलाल ठाकुर जी आज हमारे कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ उपस्थित हैं। ठाकुर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जोशी जी। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन शिमला का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से देश के और प्रदेश के किसानों से रूबरू होने का आपने मुझे अवसर दिया और आज का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, उसके बारे में आज बात करने का अवसर मिला। आप इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ठाकुर साहब, आपका पुनः हमारे स्टूडियो में अभिनंदन है। श्री शंकरलाल ठाकुर जी जिला शिमला के पनेश क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सफल किसान तो है ही, लेकिन यह सेवानिवृत्त अध्यापक भी है। और क्योंकि जब अध्यापन का कार्य किया है तो उसमें भी निरंतर कहते हैं ना कि शिक्षा जितनी ग्रहण करें उतनी कम होती है। विद्या ददाति विनयम, विनया दाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमापन होती तथा धनम च सुखम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जैविक खेती कृषि के लिए कैसे वरदान बन चुका है। और शंकरलाल जी के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाएगी, हमें अपेक्षा है कि वो हमारे सभी किसान बागवानों के लिए लाभप्रद होगी। शंकरलाल जी, सर्वप्रथम मेरा आपसे साधारण सा प्रश्न जी, जैविक खेती से क्या अभिप्राय है? जोशी जी, जैविक खेती से अभिप्राय है रसायन मुक्त खेती, प्रदूषण मुक्त खेती और जो एलोपैथिक आज के ज़माने का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, कृषि का एक अभिन्न अंग बन चुका है, उससे मुक्त खेती एक जैविक कृषि कहलाती है। शंकरलाल जी, आपको विदित है क्योंकि आपने अध्यापन कार्य भी कर रखा है और आज आप कृषि के क्षेत्र में भी अग्रसर हैं। हरित क्रांति का एक दौर आया था, हमें बहुतायत में उत्पादन की आवश्यकता थी और रसायनों का प्रयोग हुआ। उस पर आप क्या थोड़ा सा कहना चाहेंगे? जोशी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हरित क्रांति एक बहुत बड़ा कदम था, आवश्यकता थी। 1970-72 के दशक में जब बंगाल का अकाल पड़ा था और भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ था, अन्न की कमी हो गई थी, तो उस वक़्त हरित क्रांति सरकार ने प्रयास किया था कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है खाद्यान्न में। तो हरित क्रांति में के नाम पर जो विदेशी शक्तियां थी, जो यहाँ से निकाली जा चुकी थी, उनको मौका मिल गया यहाँ से फिर हमारे कृषि में, हमारे भारत में एंटर करने का। और उन्होंने हरित क्रांति के नाम पे, मैं समझता हूँ कि जो रसायन का यहाँ पे पदार्पण हुआ, उससे जो रासायनिक ये खादों का, उर्वरकों का जो यहाँ पर आगमन हुआ, वो आज जो है हमारे भारतीय पारंपरिक कृषि को निगल रहा है और निगल चुका है। शंकरलाल जी, पारंपरिक खेती सदियों पुरानी है, लेकिन रसायन ने उसको गौण कर दिया था। और आपने कहा कि ये बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ही संदर्भित और सारगर्भित करता है कि ये जो बीच में रसायनों का दौर आया, इसने आज भी हम देख रहे हैं, अभी भी हमारी खेती कहीं ना कहीं ये जो सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड फर्टिलाइज़र, इनमें कहीं ना कहीं बंधी हुई है। लेकिन आज मनुष्य, देखिए, पहल सरकार की तो रहती ही रहती है, लेकिन मनुष्य भी सजग हुआ है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ है, हेल्थ कॉन्शियस हुआ है। वो समय था, बहुतायत में हमें उत्पादन की आवश्यकता थी, हमने रसायनों को प्रयोग किया। लेकिन धीरे 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 जैसे परिस्थितियां बदलती गई, मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा, वैज्ञानिकों ने शोध करे, विशेषज्ञों ने शोध करे, हमारे किसान 2 कदम बढ़े, उधर से वैज्ञानिक 2 कदम बढ़े, और आज हमारी जो है खेती जैविक और प्राकृतिक की तरफ जा रही है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे परिवार आइसोलेट होते जा रहे हैं,
पशुधन की कमी होती जा रही है। बात हम जैविक खेती की कर रहे हैं। आपको पता है जैविक खेती और पशुधन एक दूसरे के पूरक है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जोशी जी, इसके बारे में कहना चाहूँगा कि कृषि जो है ये 4 तत्वों पर निर्भर करती है: जमीन, जल, जीव और जंगल। जी ये कृषि का आधार है, स्तंभ है। ये इन्हीं से मिलकर कृषि चलती है। जी पहले जमीन माँ है, तो अगर जमीन स्वस्थ होगी, माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। जी बिल्कुल सही। दूसरा है जल, जल जीवन है। अगर हमारा जल स्वच्छ होगा और शुद्ध होगा तो हमारी संतानें भी अच्छी होगी, तो यानी संतान मतलब उपज भी अच्छी होगी। तीसरा है जीव जीव से अभिप्राय है ये वनस्पति। ये वनस्पति भी हमारी कृषि का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना कृषि संभव नहीं हो सकती। और चौथा है जानवर मतलब हमारे पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा और जंगली जानवर, ये जीवांश होते हैं। तो ये इन चारों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। और कृषि के लिए, पारंपरिक कृषि ये पहले था, परंतु जैसा आपने कहा कि हरित क्रांति के नाम पर जो यहाँ पे रसायनों की बाढ़ आई और वो उसने हमारी भारत की जो पारंपरिक कृषि थी उसको अपने कब्जे में ले लिया और आज डिपेंडेंट कर दिया। आज हमारे भारत का किसान निर्भर हो गया, उनके निर्भर हो गया और एक औद्योगिकरण की तरफ बढ़ गया, एक व्यावसायिकरण की तरफ, यांत्रिक कृषि का यहाँ पे आगमन हो गया। अब जो विदेशी शक्तियाँ यहाँ से गई, उन्होंने देखा ये बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तो विदेशी शक्तियाँ आज भी यही देखती है कि भारत ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हमारा व्यवसाय चल सकता है। और शंकर लाल जी, यदि हम अपने ग्रामीण भारत की बात करें तो 80% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो हम ये 4 तत्व है, 4 घटक है कृषि के, इससे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए दर्शकों कहा भी गया है कि धन्याम एशाम धरा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। इस धरा से हमें क्या नहीं मिलता, लेकिन हम इसके प्रति कृतज्ञ ना होकर कृतज्ञ हो गए। जी शंकर लाल जी क्या कहना चाहिए इसके बारे में? जोशी, मेरा कहना है कि जैसे मिट्टी जीवन का आधार है। प्रत्येक हमारा जो ऐशो आराम है, हमारा आज जितना भी जीवन की आवश्यकताएं, ये सब मिट्टी से मिल रही है। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी, सुदृढ़ नहीं होगी, तो धीरे धीरे हम ये जो है डिक्रीज होते जाएंगे। और शंकरलाल जी कहते हैं कि अशक्यम प्रकृति रीते जीवन। जब ये जीवन ही जब इस प्रकृति से है तो कहीं ना कहीं तो हमें इसके साथ जुड़ाव रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उत्पादन तो इसी धरा से होगा। शंकरलाल जी, अब बात करते हैं जैविक खेती में कौन कौन सी विधियां होती है, और क्योंकि आप स्वयं भी एक सफल किसान हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं, तो इस पर बताएं कि कौन कौन से इसके घटक होते हैं जिसके माध्यम से कृषि संभव है। जोशी जी, जैसा कि जीवन का आधार है अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारा तब अच्छा होगा अगर हमारा खान पान अच्छा होगा। खान पान कहाँ से होगा? ज़मीन से होगा। हमारा खाद्य पदार्थ अच्छे होंगे, रसायन मुक्त होंगे। तो अब किसान, हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि हमारा खाद्य पदार्थ अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार भी आप प्रयत्न कर रही है कि अब हमें इन रसायनों से मुक्त होकर हमें प्राकृतिक कृषि की, ऑर्गेनिक कृषि की तरफ, जैविक कृषि की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और बढ़ भी रहे हैं, सरकार बहुत प्रयास कर रही है इस विषय में। जो पद्मश्री रहे सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री, उन्होंने उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा। हिमाचल के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया और हिमाचल में रहते हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी एक आंदोलन चलाया था यहाँ पर, और अब भी वो चल रहा है। तो सरकार ने भी उस विषय में, तो जैविक कृषि मैं समझता हूँ कि एक आज के युग की आवश्यकता है। आज किसान को जागरूक करना पड़ेगा, जैविक कृषि की तरफ जाए, वो प्राकृतिक कृषि की तरफ बढ़े, बस रसायनों से थोड़ा मुक्त हो। शंकरलाल जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी विधियाँ होती जिसके माध्यम से हम रसायनों से हट करके कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जो प्रयोग करके हम एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। खासकर आज के जो युवा किसान हैं
अब उसका जन्म भी इसी में ही हुआ, रसायनों में ही। वो देख रहा है जैसे उसके पूर्व करते थे माता पिता, वो भी ऐसा ही कर रहा है और वो उससे आगे जा रहा है, रसायनों की तरफ जा रहा है, यांत्रिकी की तरफ जा रहा है। तो इसका आधार एक कहीं ना कहीं क्षमा चाहूँगा बीच में, क्योंकि जैसे आपने कहा यांत्रिकी की तरफ जा रहा है, उर्वरकता का जो रसायनों के प्रयोग को कर रहा है। एक जो मानव हमारे आम जनमानस की एक अवधारणा है कि रसायनों के माध्यम से हमारा त्वरित उत्पादन होता है और वो आर्थिक दृष्टि से हमारा जो है त्वरित बाज़ारों में पहुंचता है और हमें उसके एवज में जो है पैसा मिल करके हमारा जो हमारी लागत है वो मिल जाती है। ये कंसेप्ट भी बीच में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति को पैदा करता है। अब मैं विधियाँ जानना चाहूँगा क्योंकि पशुधन है, गोबर की ज़रूरत होगी, गौमूत्र की ज़रूरत, इन विधियों के बारे में आप बताइए। ये बड़ी आसान विधि है हमारे किसानों के लिए। सबसे पहले तो देखिए, अगर हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आना है, जैविक खेती की तरफ आना है, तो सबसे पहले तो हमें यांत्रिकी से हटना है और मैन्युअली काम करना पड़ेगा, ठीक है, और पशु पालना पड़ेगा। पशुधन जो है कृषि का आधार है। आज किसान इससे हटता जा रहा है। पशु पालना पड़ेगा, जल का संरक्षण करना पड़ेगा और जीवों का, जैसे पेड़ पौधे हमें उगाने पड़ेंगे और जानवर, जंगली जो हमारे पालतू पशु है, इनको बढ़ाना पड़ेगा। इसका ये ऑर्गेनिक कृषि का आधार, ये 4 आधार मैं मानता हूँ इसको। और अब तो इसमें बहुत सी विधियाँ हैं। जीरो लागत, जीरो बजट कृषि जो एक नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आह्वान किया कि हम जीरो लागत कृषि का लागू करेंगे। तो उन्होंने वैज्ञानिकों से बात की भाई ऐसा हो सकता है, परंतु वैज्ञानिकों ने भी कहा कि इतना तो नहीं कर सकते, परंतु कुछ लोगों ने प्रयास किया और कर सकते हैं हम जीरो लागत कृषि। इसके लिए हम अपने जो जितने साधन उपलब्ध हैं हमारे आसपास क्षेत्र में, उनका इस्तेमाल करते हुए ही हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे पहले तो पशुपालन ना पड़ेगा, पशुपालन होगा तो हम, जैसे आज कीटनाशकों की बहुत ज़रूरत हो गई है, कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ही उत्पादन गोबर की खाद बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कृषि, गौमूत्र से, गोबर, गाय का गोबर और गौमूत्र लेके, तो उससे एक बहुत विधि है इसकी जीवामृत बनाने की। जैसे हम वनस्पति की बात करते हैं तो जो वनस्पतियों में हमें ये चीड़, पत्ते इत्यादि और जो जितनी भी वनस्पति, इसके माध्यम से भी ये भी कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रयुक्त होती है। इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने कहा कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये तो आधार है हमारे, क्योंकि भूमि के संरक्षण के इसके लिए तो बहुत बड़ा, पहले जो हम छोटे छोटे थे, हमारे गाँव में हमारे माता पिता जो करते थे, वो पत्तियाँ इकट्ठी करनी, उनको सड़ाना, चीलों की पत्तियाँ, बान की पत्तियाँ ढेर बनाना और फिर खेतों में उसको मल्चिंग करते थे। तो ये मल्चिंग विधि बहुत अच्छी विधि है। आज का किसान इसको छोड़ चुका है। आज किसानों ने खेतों को, ज़मीन को खुला छोड़ दिया। उसका घास भी नहीं, वो निकालना नहीं चाहता, मशीनों पे डिपेंड हो गया, ठीक है। और घास के लिए वो छिड़काव कर दिया, DAP कर रहा है, यूरिया का छिड़काव, यूरिया का इतना बढ़ गया प्रकोप। परंतु इससे निकल के हम कर सकते हैं कि जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां हमारे, सबसे पहले तो हमें पत्तीदार पौधे लगाने पड़ेंगे जंगलों में, उसको हमारे पशु खाएंगे, गाय गोबर देगी, गोबर से हम खाद बनाएंगे, जीवाश्म बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज 10 किलो गोबर ले लो, इसकी एक विधि जो मैं बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि हम अपने घर में ये कीटनाशक बना सकते हैं। और कीटनाशक बनाने के लिए हमें कोई पैसा नहीं खर्चना है। वैसे तो शंकर लाल जी कहते हैं कि जैविक विधियों में ऋषि विधि आती है, पंचगव्य विधि आती है, और जैसे आप कह रहे हैं गौमूत्र, गोबर, एक बायोडाइजिम भी कहते हैं, लेकिन वो एक साइंटिफिक नेम है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो इन विधियों के माध्यम से कहने का मतलब है कि हम इस जैविक खेती को आज एक वरदान मान सकते हैं। और शंकर लाल जी, वैसे भी कहा जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग is an ecological and biological farming in which we emphasize to use the natural occurring and non-sympathetic inputs। कहने का मतलब है जो हमारे पास प्रकृति में उपलब्ध चीज़ें हैं, उनका हमें प्रयोग करना है। और क्योंकिसानों को यही आज संदेश देना चाहेंगे हम यहाँ से, आपके माध्यम से, कि ये जो सिंथेटिक लहर आई हुई है, क्योंकि ये यूरिया है, ये केमिकल है, ये सिंथेटिक है, ये क्या कर रहा है, इन्होंने हमारी फसल को कवर कर दिया। और अगर इसको हम नहीं करेंगे तो इसके बिना फसल होगी नहीं। परंतु इससे हमने निकलना है, किसान को बाहर निकालना है। तो इसके लिए अपने साधनों का प्रयोग करना है। गोबर है, गौमूत्र है, उसका घोल बनाओ आप,
जैसे एक ड्रम में 10 लीटर आप गोबर सुखाया, उसको खुले में सुखाओ 10 दिन, उसको छाया में सुखाओ, उसको ड्रम में डाल के 10 लीटर गौमूत्र ले लो। हर किसान कर सकता है, गाय तो पालनी पड़ेगी, गाय पालनी पड़ेगी। और फिर उसमें हमारे पास ऐसी पत्तियां हैं, ऐसी वनस्पति है जो कि कीटनाशकों का काम कर सकती है। गाय के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापम प्रणाशनम, कि जिसका स्मरण मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाए। और गौ माता को रखने से तो विभिन्न आपको दूध की प्राप्ति होगी, तो आपके घर का जो है दूध घी चलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा बच्चों को, गोबर मिलेगा, तो उससे खेत का हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम वरदान कह रहे हैं वो स्पर्शित हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप स्वयं एक किसान हैं, आप इस विधि से कौन कौन सी फसलों का अपने पनेश क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं? अभी हमने प्रयास किया है, वैसे तो हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ का क्षेत्र रासायनिक उसमें आ चुका है, बहुत डिपेंड, हर किसान उस पर डिपेंड हो चुका है। परंतु हमने अब प्रयास किया 2-4 सालों में कि अरे कुछ अपना हम जो पुरानी विधि थी उसको अपनाते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि आज जो कृषि का आधार हमारे जैसे पशु, गौ माता का है बैल जी बेटा उसका, तो बैल का होना बहुत ज़रूरी है। बैलों से जुताई होती थी, वो छोड़ चुके हैं, वो ट्रैक्टर ने ले वही बात की ना, जो हरित क्रांति में जो इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, उन्होंने क्या किया कि इस तरह का केमिकल यहाँ हमारे देश में दे दिया कि वो छिड़काव करके ज़मीन हार्ड हो गई, सख्त हो गई, तो वो अब हल चलाने से नहीं है, उन्होंने ट्रैक्टर भेज दिया यहाँ। ट्रैक्टर अब ऊपर से चल रहा है, तो उससे वो जीवाणु खत्म हो रहा है, कुचला जा रहा है, पैदा तो हो नहीं रहा, गोबर है नहीं। और वैसे भी स्वस्थ उत्पादन के लिए स्वस्थ मृदा का होना, स्वस्थ मृदा सबसे पोषक तत्वों का, जी सूक्ष्म पोषक तत्वों का, स्थूल पोषक तत्वों का विद्यमान होना। और तभी तो हम देखते हैं ठाकुर साहब की मृदा परीक्षण कराना पड़ता है। ये जब पारंपरिक खेती करते थे तो कोई मृदा परीक्षण का नहीं था। यदि मिश्रित खेती करो तो वो आपस में ही जो है परस्पर एक दूसरे की खेती करने से जो है हमारी मृदा स्वस्थ हो जाती थी। जी बताइए क्या कहना। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक तो हमारी जो मृदा है उसमें जो हमारे प्राकृतिक जीवाणु हैं, जैसे केंचुए होते थे, मुड़मड़ई होते थे, वो ज़मीन में जब हम गोबर डालते थे, गोबर डालना पड़ेगा ज़मीन में, जब गोबर डालेंगे तो हमारा जो है जीवाणु पैदा होगा, तो वो उसको खाते, वो गोबर जो है पौधों को नहीं लगा, परंतु गोबर जो है या गौमूत्र है वो जीवाणु की खुराक है। जी बिल्कुल, वो पनपता है उससे, वो उसको खाता है, जो उसको फिर वो मिट्टी खाता है, जब वो मिट्टी खाएगा और ऊपर नीचे जाएगा तो मिट्टी उसमें उपजाऊ हो जाती है और अब हमारी फसल अच्छी हो जाए। परंतु हमने उनको मार दिया, आज केंचुआ देखने को नहीं मिलेगा। हमने क्या कर दिया, उसमें यूरिया डाल दी, केन डाल दी, बाराबती डाल दिया, तो जो केंचुआ था हमारी मिट्टी में वो ख़त्म हो गया, उसको भोजन नहीं मिल रहा, मुँह खोलता है तो उसको वो रासायनिक मिलता है, वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हमने उनको जीवित करना पड़ेगा हमारे को। तो जीवामृत इसमें बहुत अच्छा है। ये जीवामृत बनाने की बड़ी आसान विधि है, जैसे अभी आपने बताया कि गोबर ले लो, गौमूत्र ले लो, उसमें गुड़ डालो और जो उसमें इस तरह की पत्तियां डालो जो जिन पत्तियों को गौ नहीं खाएगी, जी बिल्कुल, वो कीटनाशक पत्ती है। ये भी एक प्रयोग है जो तो डॉक्टर साहब आप जो है वर्तमान में किन किन सब्जियों का या किन किन फसलों का उत्पादन जैविक विधि से जैविक विधि से अभी पहले जीवामृत हम बनाने का दे रहे हैं और जो वर्मी कंपोस्ट हम गांव में तैयार कर रहे हैं। सरकार भी इसका ब्लॉक से अनुदान दे रही है। हर घर में अब जो है वो उसका वर्मी कंपोस्ट पिट बना दिया है हमने गांव में, हर घर में उसके लिए सब्सिडी मिला, अनुदान मिला, तो सब अपना अपना बना रहे हैं और उसको हम डाल रहे हैं। तो उसमें हम जैसे जब भी फसलों में डाले, शिमला मिर्च है, टमाटर है, गोभी है, मटर है, अभी अदरक लग रहा है, जैसे आज के मौसम में। और इसके लिए जैसे आपने कहा कि अगर हमने प्राकृतिक कृषि की तरफ आना है तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो फसल चक्र अपनाना, बिल्कुल, और ये छोड़ चुका है जो हमारा जो किसान है जोशी जी, वो हो चुका है, प्रोफेशनल हो चुका है। ठाकुर साहब का आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें एक फसल पर जो है निर्धारित नहीं रहना, डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी जी। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स रखना चाहिए। मान लीजिए आज हमें टमाटर से नहीं माल, तो हमें उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अगर हम एक पर आधारित रहेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम की ऐसी परिस्थितियां बन चुकी है कि अनुकूल नहीं है। इसके लिए हालांकि संपूर्ण दायित्व तो हम ही है, मनुष्य ने ही इसको बिगाड़ा है, लेकिन हमें उस अनुरूप में ढलना होगा जिस अनुरूप में जो है हमारी प्रकृति कहती है। तो फसल चक्र होना बहुत ही आवश्यक है। ठाकुर साहब, एक प्रश्न मेरा आपसे, और एक माइंड कंसेप्ट है आजकल जो बिल्कुल सबने अडॉप्ट कर रखा है,
पॉली हाउसेस को लेकर के, क्या जैविक खेती जो है पॉली हाउसेस के माध्यम से भी संभव है, या इसको जो हमारे खुले खेत, वैसे तो देखिए खेत अब रही कहाँ, लैंड होल्डिंग्स बहुत कम होती जा रही है, लेकिन जिनके भी है तो क्या उसमें ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है या पॉली हाउसेस में ज़्यादा सिद्ध होती है, या दोनों में सिद्ध? दोनों में हो सकती है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो ये जैविक कृषि है या जीवामृत का प्रयोग है, ये पॉली हाउस की में भी बिल्कुल हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। पहले तो हम मिट्टी में हमारे को खाद देनी पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट देना पड़ेगा, उसमें जीवाणु पैदा करना पड़ेगा, और जो रसायन छिड़काव करते हैं उसमें हम जैविक जो बनाते हैं, जीवाश्म बनाते हैं और ये जीवामृत बनाते हैं, ठोस जीव, उसको हम ड्रिप के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से बिल्कुल दे सकते हैं। ठाकुर साहब, आपके कहने का मतलब है, आपकी बातों से जो एक सारांश निकला है कि हमारे किसान बागवान बहुत मेहनतकश है, लेकिन उनके अंदर जो थोड़ी सी कहीं जिजीविषा छुप गई है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। और दर्शकों, तभी कहा गया है कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि जात, कि हमारा किसान तो इतना परिश्रमी है कि वह जहाँ पर बंजर भूमि है उसमें भी हरियाली पैदा कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम जैविक खेती करते हैं, देखिए मृदा की हमने बात कर ली, पानी का उसमें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल रहता है, भूमिका रहती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पानी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और फसलों में भी है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। और जैसे ये जो तो रसायन का छिड़काव है, उपयोग है, इसके लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु अगर हम जैविक या प्राकृतिक विधि से करेंगे तो जल की आवश्यकता कम हो जाती है, ये कम कर देते हैं। और अगर हम मल्चिंग विधि से करें, जैसे पहले हम क्या करते थे, फसल लगाई, उसके ऊपर पत्ते बिछा दिए, गोबर बिछा दिया, तो नमी रखता है वो और पानी की आवश्यकता को भी कम करता है। दूसरा, जो हमारे खेत है पहाड़ी क्षेत्र में, हम सीढ़ी नुमा खेत बनाएं, उसकी मेड़ बनाएं, जब बरसात आती है पानी को रोकें ताकि पानी का रिसाव हो, और वो पानी जो बहुत गहरा चला गया है पानी ऊपर आए, नालों से पानी मिले ताकि उसको हम लिफ्ट करके ला सकते हैं। और पानी का जो बेकार का बहाव है उसको हम बचा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन में आज अनुदान दे रहे हैं, और जब हमारा किसान आज उसका उपयोग कर रहा है ड्रिप इरिगेशन से। ठाकुर साहब, जैविक खेती को अपनाने के लिए सरकार की एक पहल थी जी। इस पर किस तरह की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है, क्या कोई अनुदान भी है जिससे हमारा किसान बागवान, क्योंकि देखिए किसी भी खेती को करने के लिए हम चाहे जीरो बजटिंग की बात, ये बिल्कुल कारगर आपकी, लेकिन इसको सिद्ध करने में भी समय लगेगा, क्योंकि देखिए पशुधन को पालना है तो पशु खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, कोई भी कार्य प्रारंभ करना है उसके लिए कहीं ना कहीं आर्थिकी का होना तो बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, क्या योजनाएं हैं, किस तरह का जो है, किस प्रकार से इसका लाभ लिया जा सकता है, इस पर भी थोड़ा सा आप दृष्टिकोण डालें। जोशी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सरकार बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है किसानों को कि इस तरह से आप करो। जैसे सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का अनुदान दिया जा रहा है, और जल संग्रहण के लिए टैंक बनाए जा रहे हैं मनरेगा के तहत हर पंचायत में, और भूमि सुधार के लिए अलग से पैसा दिया जा रहा है, पशुपालन के लिए, पशु खरीदने के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है, और जैविक खेती के लिए भी कृषि विभाग में अलग से इसके लिए विंग बना दिया गया है। जैविक खेती के लिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए, जीवामृत के लिए भी हम अपने ब्लॉक से कृषि अधिकारी से संपर्क करके वहाँ से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अपने ब्लॉक से जो कृषि अधिकारी होता है, समन्वय अधिकारी, कोऑर्डिनेटर एक बना होता है हर ब्लॉक में, उसे संपर्क करके हम उनकी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठाकुर साहब, योजनाएं बहुत है जी, सरकार उसको बनाती है, कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभाग होते हैं। एक प्रश्न जो मेरा सभी से रहता है, अब मैंने इतने कार्यक्रम कृषि से संबंधित किए, देखिए हम जब बोलते हैं तो बड़ी आसान लगता है कि योजना है, लेकिन उस योजना का लाभ एक किसान बागवान तक पहुँचे, वहाँ कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप रहता है। औपचारिकताओं की जटिलता इतनी होती है कि किसान बागवान कहीं ना कहीं हताश और निराश हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो आम किसान है वो अपने काम में व्यस्त रहता है, उसका योजना का उसको मालूम नहीं होता, परंतु और जो योजनाएं आती है वो
फाइलों में रह जाती है या ब्लॉक तक आके थोड़ा पंचायत तक आती है, जो जागरूक 2-4 लोग आते हैं वो उसको करते, परंतु प्रयास कर रही है सरकार। अभी पिछले महीने ही अब किसानों के खेत तक उन्होंने अभी एक कार्यक्रम चलाया था, भारतीय कृषि मंत्री जी की तरफ से टीम आई थी, हर पंचायत से शुरू किया था और वो हमारी पंचायत से ही शुरू हुआ था वो। तो उसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर जो थे, कृषि वैज्ञानिक हमारे खेतों तक पहुँचे, परंतु फिर आम आदमी उसका लाभ नहीं आपके कहने का मतलब है थोड़ा सा इनिशिएटिव अगर लेना ले पड़ेगा और विभाग के साथ सामंजस्य रखे तो इसका लाभ लिया जा सकता है। ठाकुर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कहा जाता है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। इस जन्मभूमि के साथ, इस धरा के साथ यदि हम लगाव रखेंगे तो अवश्य ही हमारे लिए कृषि वरदान साबित होगी, चाहे वो जैविक खेती हो चाहे प्राकृतिक खेती हो। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।